देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी तक 2 और 3 मार्च को एसएससी सीजीएल के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे हम सॉल्यूशन देखेंगे। सिर्फ जीके और हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन हैं वही देखेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है, अलग-अलग जगह देखा है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई फेमस पीपल जो आपके आसपास है उसको आप क्या बुलाते हैं? व्हाट डू यू कॉल पीपल, व्हाट डू यू कॉल पीपल दैट फॉलो फेमस पीपल अराउंड, यानी आप उन लोगों को क्या कहते हैं जो आसपास के प्रसिद्ध लोगों का अनुसरण करते हैं। तो किसी प्रसिद्ध लोगों का अनुसरण जो करना कहलाता है उसे हम कहते हैं पापारात्सी। तो उसका आंसर क्या था? पापारात्सी था, जो आसपास के लोगों का अनुसरण करते थे। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थान हो, जैसे कि दुकान हो गया, रेस्तरां हो गया या फिर होटल हो गया, सार्वजनिक स्थान, तो सार्वजनिक स्थान पर जाने की परमिशन या कोई अन्य स्थान जो सार्वजनिक स्थान है वहां से जाने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? भारत के कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, वो सार्वजनिक स्थान पर बिना रोक टोक के जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थान जैसे कि दुकान, रेस्तरां, हॉस्टल ऐसे हैं, वो सार्वजनिक स्थान में आते हैं। तो ये जो चीज़ बताई गई है ये अनुच्छेद 15 में क्लॉज 2 में बताई गई है। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 में ये बताई गई है कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थान जैसे कि दुकान, रेस्तरां हो और जो होटल है, किसी भी स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा। उनके जाति, लिंग, जन्म स्थान या कोई अन्य समान आधार के कारण उनको वहां पर रोका नहीं जाएगा सार्वजनिक स्थान पर जाने से। तो ये अनुच्छेद 15(2) के क्लॉज 2 में बताया गया है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से था वो क्वेश्चन, कि फंक्शनल ग्रुप जो OH का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH, तो उस OH के फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल एक पूछा गया था कि वो किससे रिलेटेड है? वो अल्कोहल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड था वो? अल्कोहल। अल्कोहल या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी से रिलेटेड है, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी। चौथा एक क्वेश्चन था कि विकिरण हमें दे रखी थी, उनको हमें क्या है, ऑर्डर में हमें उनको अरेंज करना था। तो विकिरणों का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? विकिरणों के फार्मूले के लिए हम यूज करते हैं जैसे बॉयलेट, विगवीरो, जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि विकिरण किस तरीके से काम करती हैं। इंफ्रारेड विकिरण है या रेड है, ऑरेंज है, येलो है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। विगव्योर, इस तरीके से 7 ये कलर होते हैं, वॉयलेट, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू। तो ये हम देखेंगे कि जो 7 कलर है उनका विकिरण किस तरीके से होता है, और उनका वेवलेंथ है वो भी हम देखेंगे कि उनका वेवलेंथ है वो किस तरीके से होता है। तो उनका एक ट्रिक होता है, उसी को हम देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक और उससे हम कैसे पता कर सकते हैं। तो वो होता है VIV, इसको हम हटा देते हैं। ट्रिक है हमारा वो होता है V, ये वाला V नहीं है, VIVGYOR, विवग्योर हो गया। अब इसमें ये क्या है? V वॉयलेट होता है, वॉयलेट। ये इंडिगो होता है, इंडिगो। और ये B जो है ये ब्लू होता है। ये G जो है ये ग्रीन होता है, और Y जो है वो येलो होता है। O जो है ऑरेंज होता है, और R जो होता है वो रेड होता है। तो ये पॉपुलर कलर हैं, जो 7 पॉपुलर कलर हैं वही हैं ये।
और इसी को हम विगवॉर भी बोल सकते हैं और यही रेनबो में काम आते हैं। तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है, जो भी वैल्यू रहेगी वो उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के। तो उसके हिसाब से हम वेवलेंथ है वो पता कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में आएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट हम देखें, ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो इसको हम हटा देते हैं कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पूछा गया था आईसीआर के हेडक्वार्टर, आईसीएआर का जो हेडक्वार्टर है, कृषि संगठन संस्थानों या अनुसंधान केंद्रों की सूची है दे रखी थी, उसको मैच करना था। तो आईसीआर जो होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, आईसीआर का मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करें जैसे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सीआईसीआर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। इसी तरीके से एक दिया गया था तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तिलहन, जो तिलहन अनुसंधान निदेशालय है वो तिलहन के बारे में बात करें तो वह हैदराबाद है, साउथ इंडिया में चला जाएगा। और अगर हम बात करें मूंगफली अनुसंधान, कौन से अनुसंधान की बात करें? मूंगफली। तो मूंगफली जो अनुसंधान है वो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। मूंगफली अनुसंधान जूनागढ़, कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात के जूनागढ़ में मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। तो इस तरीके से हमें मैच करना था उनको। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट था, जैसे इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट था कि एक नियम था, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नियम ऐसा कहता है कि दबाव में, स्थिर दबाव में, यानी कि जब दबाव आपका कांस्टेंट हो, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो, दबाव आपका कांस्टेंट हो, तो स्थिर दबाव में गैस का आयतन सीधे गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। अगर हम प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं, यानी स्थिर रखते हैं प्रेशर को, और अगर हम बात करें गैस के आयतन की, यानी वॉल्यूम की, अगर बात करें गैस के वॉल्यूम की यानी आयतन की बात करें, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है गैस के पूर्ण तापमान के, यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का आयतन गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। ये जो नियम है ये किसने दिया था? ये नियम जो है जैक्स चार्ल्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जैक्स चार्ल्स के द्वारा ये नियम दिया गया था। एक मिनट, ये नियम जो दिया गया था जैक्स चार्ल्स ने ये बताया था कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो गैस का तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद से, अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन हो गए हैं कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की परमिशन देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 है, वो
कहता है कि उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। तो भारत के संविधान में जो रिट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, ये रिट जारी कर सकता है, तो रिट जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटिश सरकार से, यानी ब्रिटिश जो संविधान है वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा है तो अनुच्छेद 32 आ रहा है इसमें, और उच्च न्यायालय थोड़ा नीचे है तो उसमें अनुच्छेद 226 आ रहा है, तो उसका रैंक ऊपर है। रिट के अगर प्रकार की बात करें, जैसे मान लो रिट में पूछ ले जाए कौन कौन सी रिट होती हैं, उनमें से कोई एग्जाम्पल दे दे और कुछ एक अलग दे दे। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होता है रिट परमादेश, परमादेश। एक रिट होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध का भी रिट होता है। एक चौथा रिट होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और एक पांचवा रिट जो होता है वो होता है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। तो इस तरीके की रिट होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है वो जारी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है वो रेलवे से भी पूछा गया था कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में जो ट्रेन चली थी वो कितने किलोमीटर चली थी, यानी कितने किलोमीटर का उसका सीक्वेंस था। 38 किलोमीटर का वो रूट था जो सबसे पहले इंडिया में ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी हैं, उनको भारत में इसका श्रेय है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि कौन सी पुस्तक है प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है, प्लिनी द एल्डर, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है प्लिनी द एल्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक डॉपलर इफेक्ट की खोज किस वर्ष हुई थी। बात करें डॉपलर इफेक्ट की खोज, डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट की जो खोज की गई थी, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध भौतिक क्रिश्चियन थे डॉपलर ने 1842 में डॉपलर इफेक्ट की खोज की थी। 1842 में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध भौतिकविद हैं क्रिश्चियन डॉपलर, उन्होंने इसकी खोज की है। नेक्स्ट हम देखें हीमोग्लोबिन किसकी कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आयरन की कमी के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन आयरन की कमी होती है तो एनीमिया रोग जो होता है उसके लिए ऐसा है, ये हीमोग्लोबिन है। आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसकी कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा है वो घट जाती है और ऐसी स्थिति में एनीमिया रोग है हो जाता है। तो ये साइंस का एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और एक हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था कि कौन से राज्य में जो प्रजनन दर थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो बिहार राज्य है, वहाँ पर प्रजनन दर सबसे ज़्यादा थी, 3.2 के आसपास। उसके बाद में आता है यूपी का नंबर, यूपी की प्रजनन दर थी 2.4 के आसपास। और उसके बाद में आता है झारखंड का नंबर, झारखंड की जो प्रजनन दर थी 2.3 के आसपास थी। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट जो थी बिहार की थी 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो प्रजनन दर है बिहार की सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, तो इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कौन था, जीएसटी था इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड। एक क्वेश्चन था कि जो डेट्रियस का डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो मलबा होता है उसका डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसके स्टेप पूछे गए थे कि 5 स्टेप उसके कौन कौन से हैं। एक तो होता है
फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है सबसे पहले। फ्रेगमेंटेशन के बाद में लीचिंग होती है। लीचिंग के बाद में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बाद में होमिफिकेशन होता है। होमिफिकेशन, और होमिफिकेशन के बाद में जो होता है वो होता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। तो ये 5 प्रोसेस होती है जो कि मलबे के अपघटन की प्रक्रिया में काम आती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्र तल प्रसार सिद्धांत किसने दिया था? यानी जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, समुद्र तल का जो प्रसार है वो हो रहा है, ये किसने बोला था कि समुद्र तल का प्रसार हो रहा है? ये अमेरिका के भूभौतिकविद थे। 1960 में उन्होंने बोला था, हैरी एच एस। इन्होंने बताया था, हैरी एच एस, इन्होंने बताया था कि समुद्र तल का विस्तार है, हो रहा है। 1960 में इन्होंने बताया था, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन जो है नीति से पूछा गया, शिक्षा नीति से, कि 2021 में कक्षा 3 यानी क्लास 3 तक के बच्चों को शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? 2021 में क्लास 3 तक के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए यहाँ पर 5 जुलाई 2021 को 5 जुलाई 2021 को कक्षा 3 तक के छात्रों की शिक्षा के विकास के लिए एक योजना चलाई गई थी। और भारत के शिक्षा मंत्री थे उसमें रमेश पोखरियाल निशंक। उस समय वो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। उनके द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? निपुण भारत कार्यक्रम, इनके द्वारा ये चलाया गया था। और निपुण का अर्थ होता है, अगर हम ऐसे लिखें निपुण, NIPUN, निपुण का मतलब N मतलब क्या होता है? नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, P फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड नर्सरी, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नर्सरी। यानी हम कह सकते हैं संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ में क्या होना चाहिए? पठन में भी निपुणता। इसके लिए राष्ट्रीय पहल की गई थी निपुण के नाम से, और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य था कि 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ पर चलाई गई थी। और इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के छात्रों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। निपुण योजना के माध्यम से 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित यानी बेसिक न्यूमरेसी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। और इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो किसने किया था? गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 5 जुलाई 2021 को किया था। और उस समय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निदेशक, उस समय शिक्षा मंत्री निशंक, उस समय शिक्षा मंत्री थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जफर खान किसका सेनापति था? तो मुगलों से इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, जफर खान किसका सेनापति था? तो ये जफर खान है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी, इनका सेनापति था जफर खान। और अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में हम देखें बाजार नियंत्रण प्रणाली है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उल्लू का जफर खान। बाद में ये मलिक कफूर हैं, यहाँ पर इनके सेनापति बने हैं। और खिलजी वंश के संस्थापक हैं वो भी जलालुद्दीन खिलजी थे। और अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में कि जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी जनरेशन का है कंप्यूटर में? ट्रांजिस्टर, डायोड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है 3rd जनरेशन का है। 3rd जनरेशन जब चल रही थी कंप्यूटर की तब ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। प्रथम जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा था? फर्स्ट जनरेशन में हम कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे। वैक्यूम ट्यूब यानी जो निर्वात वैक्यूम है उसका हम इस्तेमाल कर रहे थे।
सेकंड जनरेशन में हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? सेकंड जनरेशन में हम आ जाते हैं ट्रांजिस्टर पर, और सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर पर आ जाते हैं। ये थर्ड जनरेशन पर नहीं है, सेकंड जनरेशन पर ट्रांजिस्टर में आ जाते हैं, और थर्ड जनरेशन पर हम आईसी चिप पर आ जाते हैं, और फोर्थ जनरेशन है उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर पर आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ गए हैं। तो ट्रांजिस्टर है सेकंड जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर आ गया था ट्रांजिस्टर। और भारत का अगर परम जो सुपर कंप्यूटर है वो उसका नाम क्या है? 8000 1991 सीडेक पुणे में ये भारत का परम सुपर कंप्यूटर है, बनाया गया था। विश्व का पहला विस्तृत सुपर कंप्यूटर जो है वो है क्रे। ये विश्व का पहला विस्तृत सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का पिता है वो कौन है? सैमुअल क्रे। सुपर कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं सैमुअल क्रे। और कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज है। सुपर कंप्यूटर का सैमुअल क्रे है और कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि अगर आप वेब ब्राउज़र में हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च में वेब ब्राउज़र में हैं, तो उस वेब ब्राउज़र को आप अगर क्या बनाना चाहते हैं? बुकमार्क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा? उसके लिए आपको Ctrl+D का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड में Ctrl+D दबाइए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बुकमार्क बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है कौन से समुदाय से आती हैं? तो राष्ट्रपति जो है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, वो कौन से समुदाय से आती हैं? आदिवासी समुदाय से आती हैं, आदिवासी समुदाय से। उसके बाद में बात करते हैं कि एक क्वेश्चन में हमें डाउट है, एक में दे रखा है कि रेस्टोरेंट जाने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 में दे रखा है, किसी में दे रखा है अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में दे रखा है। तो वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए अनुच्छेद 15 2 क्लॉज में है या अनुच्छेद 19 में है। उसके बाद में एक सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सरसों अनुसंधान केंद्र जो है राजस्थान के भरतपुर में है। राजस्थान के भरतपुर में भी कहाँ पर? सीवर तहसील में है सरसों अनुसंधान केंद्र। और अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा। और कौन सा विधेयक है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? और तो हम राज्यसभा में कौन सा विधेयक है पारित नहीं कर सकते? राज्यसभा में अगर विधेयक की बात करें तो राज्यसभा में धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक है, राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। और ये जो दिया गया है अनुच्छेद 110 में दिया गया है कि राज्यसभा में जो है आप धन विधेयक है पारित नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो हम यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चनों की बात अब कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और है, प्लानी दी एल्डर किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक है प्लानी दी एल्डर ने लिखी है? एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। ये बुक को किसने लिखा है? प्लानी दी एल्डर ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? प्लानी दी एल्डर ने ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है, इसको लिखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भीम बेटिका के बारे में। भीम बेटिका गुफाएं कहाँ हैं? भीम बेटिका, तो भीम बेटिका जो गुफाएं हैं भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में ये स्थित हैं। पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल हैं और यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो ये भीम बेटिका गुफाएं हैं, अब भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्लो मिंटो सुधार है कब आया था। मार्लो मिंटो सुधार, तो मार्लो मिंटो सुधार है ये 1909 में आया था। मार्लो मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। और अगर हम बात करें मार्लो मिंटो सुधार में क्या बताया गया था। मार्लो मिंटो सुधार जॉन मार्लो और लॉर्ड मिंटो के द्वारा निर्मित विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वो 60 हो गई थी यहाँ पर। और गवर्नर जनरल की कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। उनका नाम था एपी सिन्हा। एपी सिन्हा को यहाँ पर शामिल किया गया था कैबिनेट का सदस्य के रूप में। और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है उसको यहाँ पर बंद करना इसका उद्देश्य था। फिर अगर हम मार्लो मिंटो के अलावा बात करें 1773 का एक आता है विनियमन अधिनियम। 1773 में आता है, कौन सा अधिनियम है? विनियमन अधिनियम। विनियमन अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या बताया गया? अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल के राज्यपाल को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। और कोलकाता में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो भी 1773 के इसी विनियमन अधिनियम में की गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 में आया था चार्टर। तो 1833 के चार्टर अधिनियम है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, इस समय गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल के मंत्रिमंडल में लॉर्ड मैकाले को पहला कानून सदस्य बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले। ये भारत के पहले कानून सदस्य बने हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर 1853 का एक चार्टर अधिनियम आता है। 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या बताया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट ने भारत में संसदीय परंपरा की दीक्षा को यहाँ पर चिन्हित किया है। गवर्नर जनरल की परिषद को विधान और कार्यकारी परिषद में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें दो भाग कर दिए, एक विधान परिषद रहेगी और एक कार्यकारी परिषद रहेगी। और खुली परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक पद भरे जाने की शुरुआत है यहाँ पर 1853 से होती है। एग्जाम लेकर कंपटीशन की शुरुआत यहाँ से ही होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद जो है 280, उसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280(1) ये क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर या उसके प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग का गठन यहाँ पर कर सकता है, ये बताया गया है अनुच्छेद 280 में। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन कर सकता है, उसके प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन कर सकता है, या पहले उस समय पर भी ये वित्त आयोग का गठन कर सकता है जब राष्ट्रपति आवश्यक समझता है। फिर प्रकालन समिति है, वो कब आया था? एक समिति आया था प्रकालन समिति। प्रकालन समिति ये कब आया था? ये आया था 10 अप्रैल 1950 को ये प्रकालन समिति आया था। और प्रकालन समिति की जांच करने के लिए ये गठित की गई थी। किसकी जांच गठन करने के लिए की गई थी? प्रकालन समिति ये जांच करने के लिए गठन किया गया था कि सरकारी खर्च में मितव्ययता लाई जाए, संगठन तथा कार्य कुशलता में सुधार करने आदि के बारे में ये सुझाव देगी। जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता था, उसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष है इन सदस्यों से करते थे, जो सत्तारूढ़ दल का होता था। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते थे। समिति का अध्यक्ष है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि चुनाव में मितव्ययता लाने के लिए, सरकारी खर्च में मितव्ययता लाने के लिए प्रकालन समिति है ये आई है। और 10 अप्रैल 1950 को प्रकालन समिति आई थी। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर, तो भारत की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है,
जिसमें केरल जो भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य था, केरल में जो साक्षरता दर थी उस समय 2011 में वो थी 93.91%। और बाद में उसके बाद में 92.88% है। लक्षद्वीप की साक्षरता आती है और बिहार की साक्षरता आती है 63%, यानी 63.82% है बिहार की साक्षरता आती है। और भारत में सबसे कम साक्षर राज्य जो था वो बिहार ही था। फिर आती है एक पुस्तक, तबकात ए नसीरी पुस्तक, इसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है तबकात ए नसीरी पुस्तक। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 1260 में इसको लिखा गया था। फारसी भाषा में इसको लिखा जाता है तबकात ए नसीरी पुस्तक को। और इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है और इसको 1260 में लिखा गया है। इसका जो उद्देश्य था तबकात ए नसीरी, ईरान और मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाले मुस्लिम राजवंशों का हिसाब रखना इसका उद्देश्य था। और 1229 से 1230 के चुनाव के सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल में खलीज विद्रोह का एकमात्र स्रोत है। यानी दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ जब बंगाल में खलीज विद्रोह हुआ था उसके बारे में इसी पुस्तक में बताया गया है। 1229 से 1230 के बीच में ये विद्रोह हुआ था दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ, बंगाल में खलीज विद्रोह हुआ था। और इसमें 23 खंड है। कितने खंड है? 23 खंड हैं और स्पष्ट शैली भाषा में इसको लिखा गया है। और अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था अगर कि राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है तो उसको क्या क्या सुविधा दी जाती है? राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति रिटायर हो गया उसके बाद में उसको क्या क्या सुविधा दी जाएगी? भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। 2016 में जो था ये कितना था? 1.5 लाख था 2016 में। अब ये 200% का इसमें इजाफा किया गया है। एक बार राष्ट्रपति सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 1.5 लाख की पेंशन मिलती है। और राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी प्रति माह कितना मिलता है? 30,000 रुपये सचिवीय सहायता मिलती है। राष्ट्रपति को मुफ्त आवास, चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपये यहाँ पर राष्ट्रपति को मिलते हैं सालाना। और सचिवीय कर्मचारी और दफ्तर के लिए 60,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम 8 कमरों वाला बंगला यहाँ पर दिया जाता है। और उनको एक 2 लैंडलाइन फ़ोन दिया जाता है, एक मोबाइल फ़ोन दिया जाता है। और इस तरीके की सुविधाएं हैं राष्ट्रपति को दी जाती है। पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर दी जाती है। 5 लोगों का यहाँ पर निजी स्टाफ है, यहाँ पर वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, विटामिन बी में सबसे पहले किस विटामिन की खोज एल्मर बी मैकुलम ने की थी? विटामिन बी में, विटामिन बी की बात करें, ये साइंस का क्वेश्चन है। विटामिन बी, तो विटामिन बी है उसमें एक होता है विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसे एन्यूरिन या बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B1 है, इसको बेरी बेरी विटामिन भी कहते हैं, बेरी बेरी विटामिन। और इसको हम थायमीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। एक विटामिन B2 है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? इसको रिबोफ्लोविन या फिर हम बोल सकते हैं लैक्टोफ्लोविन भी बोल सकते हैं। विटामिन जी भी कहा जाता है इसको। किसको? विटामिन B2 को हम विटामिन जी भी कहते हैं। विटामिन B3 है। विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। विटामिन B4 है। विटामिन B4 को बोलते हैं एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। और विटामिन B5 है। विटामिन B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 है, इसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 है, इसको हम बोलते हैं बायोटीन,
और विटामिन B8 है, इसको हम B8 तो होता नहीं है, B9 की बात करें, फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B9 को, फॉलिक एसिड। और एक होता है विटामिन B12, विटामिन B12 को बोलते हैं एसाइनोक्लोवामिन। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, जो रेजिस्टेंस होता है वो R=ρL/A होता है, यानी लेंथ के समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके हिसाब से एक ओम के नियम से रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई थी। उसके बाद में बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत की इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में करंट जीके से, कि जनवरी 2021 के अंदर इंटेलिजेंस यूनिट का भारत में स्थान क्या था। इंटेलिजेंस द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट थी। उसके अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंक में भारत का जो 2021 में 46वां स्थान था डेमोक्रेसी के मामले में। और सबसे ज़्यादा जो स्कोर आया था वो आया था 9.75, किसका, नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स था, उसमें नॉर्वे है वो सबसे ऊपर था और भारत का स्थान था 46। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कब दिया था। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत है आइंस्टीन ने कब दिया था। ये 1908 में आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। और हम कह सकते हैं पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन उन्होंने अच्छे से यहाँ पर बताया है। और फिर लाइन प्रिंटर के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, कि लाइन प्रिंटर है उसका दूसरा नाम क्या होता है। या लाइन प्रिंटर, तो सही उत्तर इसका हम बोल सकते हैं, लाइन प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोल सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दूसरा नाम है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ही प्रकार का प्रिंटर होता है, कंप्यूटर प्रिंटर, जिसमें स्याही की जगह या स्याही की सतह पर लगाया जाता है। और लेआउट के लिए कम से कम रेजोल्यूशन डॉट मैट्रिक्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो लाइन प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर भी कह सकते हैं। एक होता है ज़ॉम्बी के बारे में पूछा गया था कंप्यूटर में, जैसे ज़ॉम्बी है, कंप्यूटर में ज़ॉम्बी वायरस क्या करता है। ज़ॉम्बी ये वायरस है, नेटवर्क के माध्यम से अनेकों कंप्यूटर में ज़ॉम्बी वायरस है फैलाया जाता है। तो वायरस का प्रकार है ज़ॉम्बी, और इसको बोट भी हम कहते हैं, ज़ॉम्बी वायरस है इसको बोट भी कहते हैं। एक कंप्यूटर में पूछा गया था VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका दूसरा नाम क्या है। VDU, जिसे कभी कभी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, कंप्यूटरों के लिए निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है। तो इसको हम मॉनिटर को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है VDA का फुल फॉर्म क्या है। VDA होता है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ये VDA का फुल फॉर्म होता है। और एक्चुअल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म है खुद ही ये विजुअल जो वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस है। नेक्स्ट हम देखें, जीमेल भेजने के लिए आपको क्या प्रोसेस रहता है। जीमेल भेजने के लिए आपको एक सीक्वेंस दिया रहता है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जीमेल में जाएंगे, कंपोज में जाएंगे, कंपोज में आप ऊपर जीमेल किसको भेजना है वो लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है वो लिखेंगे, उसके बाद में अटैचमेंट करेंगे, उसके बाद में आप सेंड करते हैं। तो जीमेल का एक प्रोसेस रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। और बाकी हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हैं ख़त्म हो गए हैं।
अगर हम बात कर लेते हैं कुछ अनुच्छेद की, जिसे अनुच्छेद जो 131 है, भारत का अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जो होता है वो बताया गया है अनुच्छेद 131 में। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो क्या होगा? अनुच्छेद 32 है, उसमें बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 143 जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, कि राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, अनुच्छेद 143 में बताया गया है। और अनुच्छेद 226 में बताया गया है रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां यहाँ पर अनुच्छेद 226 में दी गई है। तो रेस्टोरेंट जाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में ही दी गई है, वो आपको देख लेना है, अनुच्छेद 19 है या 15 क्लॉज 2 है। लेकिन अनुच्छेद 19 में दिया गया है भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन, आंदोलन और निवास स्थान पर जाने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के जे में दी गई है। 6 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, और निवास स्थान जो है वहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद जो 20 है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है, कि अपराध के लिए क्या सजा दी जाती है उसके लिए संरक्षण के काम करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद जो 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर देता है अनुच्छेद 31। और अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21A है ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है, कि आपको प्रारंभिक शिक्षा है वो मिलनी ही चाहिए। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण देता है, कि आपको जो कतिपय मामले हैं उनमें गिरफ्तारी नहीं होगी और संरक्षण आपको दिया जाएगा, अनुच्छेद 22 में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी हमारा जैसे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जैसे अनुसंधान भरतपुर में है। चावल की बात करें कि चावल जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? कटक में है चावल अनुसंधान संस्थान। और कपास संस्थान है, कपास हमारा नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में कपास संस्थान। गेहूं की बात करें, गेहूं और जौ का कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में गेहूं और जौ का अनुसंधान केंद्र है। रेशम की बात करें, रेशम का कहाँ पर है? रेशम अनुसंधान ये मैसूर में है रेशम का। तो बाकी हमने लगभग सारे क्वेश्चन हैं पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉपर के बारे में। कॉपर जो है, कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कॉपर तांबा सबसे ज़्यादा एमपी में है कॉपर। और एमपी में 46% तांबे का उत्पादन होता है। और उसका खाद्यान्न जो है बालघाट मजलखंड है एमपी में, बालघाट मजलखंड। और राजस्थान में 33% तांबे का उत्पादन होता है और झारखंड में 21% तांबे का उत्पादन होता है। अगर बात करें हम रबर की, रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? रबर सबसे ज़्यादा केरल में होता है और उत्पादन करने वाला राज्य है रबर सबसे ज़्यादा केरल में होता है। और भारत में प्राकृतिक रबर के मामले में त्रिपुरा जो है वो दूसरे स्थान पर है, केरल पहले स्थान पर है और त्रिपुरा जो है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया था LBW, क्रिकेट से संबंधित है। LBW बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है जिसमें LBW आउट है बल्लेबाज को दिया जाता है। बाकी लगभग हमने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर कर लिए हैं। अगर हम बात करें कि साइंस, अब जीके का क्वेश्चन हो गया है, जैसे कि मैथ की बात कर लें, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। एलजेब्रा है, एलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है, CI एंड SI है वहाँ से एक क्वेश्चन आया, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं, मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन आए हैं, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया, मिक्सर से एलिगेशन से एक क्वेश्चन आया, परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं वो मैथ से आए हुए हैं।
और बाकी हम बात करें जो अपना रीजनिंग है, रीजनिंग में भी हम बात करें एनालॉगी से क्वेश्चन आए हुए हैं, एनालॉगी, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं, सीरीज से कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से, इमेडेड इमेज जो है इमेज वाले क्वेश्चन 1-2 आए हुए हैं, मिरर इमेज है एक क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर फोल्डिंग है वो एक क्वेश्चन आया हुआ है, और डेटा सफिशिएंसी वाला 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्लॉक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन हैं रीजनिंग से आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल है इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल है, और बाकी आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो फार्मूले तो आप देख ही सकते हैं, और कुछ कुछ अनुच्छेद हैं जो मेन आपको लगते हैं वो आप देख सकते हैं। और बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।